नमस्कार मित्रों। मैं गुरु प्रकाश पटना से आज आप सभी के बीच में आया हूँ और विश्व संवाद केंद्र भोपाल का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि आज इस विषय में हमारे समाज में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका, इस विषय पे मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया गया है। मित्रों, भोपाल के प्रति मेरे हृदय में एक विशेष स्नेह है और वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि भोपाल में ही रह कर के यूँ कहिए कि युवावस्था हमारी, जहाँ हम लोगों ने कॉलेज किया अपना, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, भोपाल का एक बहुत प्यारा सा स्थान है। केरवा डैम के पास ये इंस्टीट्यूशन स्थित है और वहीं पे हमने अपने जीवन के बहुमूल्य 5 वर्ष गुजारे। इसलिए भोपाल की जब भी बात आती है, मध्य प्रदेश की जब भी बात आती है, तो हम लोगों के लिए अगर ऐसा अवसर है कि भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए कुछ कर पाएँ, तो बड़ा ही सम्मानित महसूस करते हैं। और विशेष रूप से जितने भी अपने मित्र हैं विश्व संवाद केंद्र भोपाल से, उनका इसलिए मैं दोबारा आभार प्रकट करूंगा कि मुझे इस अवसर पर अपने इस विचार को रखने का मौका दिया आप लोगों ने। मित्रों, अभी वर्तमान में मैं पटना विश्वविद्यालय में विधि विभाग में, स्नातकोत्तर विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और सोशल मीडिया से संबंधित चैलेंजेस, सोशल मीडिया से जो चुनौतियाँ आ रही हैं, खासकर कि लीगल चुनौतियाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौतियाँ क्या है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अक्सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला हो या फिर सेक्शन 66A का मामला हो, आईटी एक्ट का, जो हम लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया ने आज एक विकराल रूप धारण कर लिया है और इसके प्लसेस हैं और इसके माइनसेस भी हैं। तो मैं अपने इस प्रेजेंटेशन में प्रयास करूंगा अपने शोध के माध्यम से, अपनी रीडिंग्स के माध्यम से, कि मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन क्या रहा है सोशल मीडिया को लेकर के और इसको इफ़ेक्टिवली हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए मित्रों, इस बात को हम लोगों को स्वीकार करने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आया है। और जैसा कि कई कमेंटेटर्स का ऐसा कहना भी है कि अपने आप में ये बिल्कुल एक देश, मानिए कि देश के प्रकार की व्यवस्था हो गई है, क्योंकि जितना सब्सक्रिप्शन है, आप फेसबुक का सब्सक्रिप्शन देखें, आप ट्विटर का सब्सक्रिप्शन देखें, वो अपने आप में कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। तो ऐसी व्यवस्था को संचालित कौन करेगा? ऐसी व्यवस्था में सब लोग शिष्टाचार के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, क्या ऐसा सुनिश्चित करना संभव है क्या? क्योंकि स्वाभाविक रूप से कुछ असामाजिक तत्व भी आएंगे और सोशल मीडिया के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं भी, जब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे असामाजिक तत्व भी सामने आए हैं। बट एट द सेम टाइम देर आर एग्जाम्पल्स लाइक द अरब स्प्रिंग एग्जाम्पल। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ट्यूनीशिया से शुरू होकर के जो अरब स्प्रिंग का 2011 में मामला आया, बहुत सारे नॉर्दर्न अफ्रीकन इस्लामिक कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट, या फिर ऐसा कहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, इसको आपने बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन युवाओं के द्वारा छेड़ा गया। तो सोशल मीडिया को हम लोगों को थोड़ा निष्पक्ष रूप से देखने की आवश्यकता है, खास करके आज के समय में। सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन आप देख सकते हैं कि आज भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 से 25 करोड़ लोग भारत में करीब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई भी सटीक आकलन अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत ही बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने आप में इतनी बड़ी व्यवस्था बन गई है सोशल मीडिया आजकल कि इसको कंट्रोल करना या इसको रेगुलेट करने के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पे आज संपूर्ण विश्व चिंता कर रहा है। और इसी संदर्भ में मैं आप सबसे, जितने भी अपने शोधार्थी हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि अगर इस विषय में आपकी रुचि है तो एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द ग्रेट हैक। द ग्रेट हैक, जो कि नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। मैं आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार वो डॉक्यूमेंट्री आप लोग ज़रूर देखें। उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि किस प्रकार कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया था,
कि लोकतंत्र में होने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र में जो चुनाव की व्यवस्था है, उन चुनावों में सोशल मीडिया का हस्तक्षेप कितना अधिक हो गया है। बहुत गौर फरमाने वाली बात है, क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका के अनुसार आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स के हर एक वोटर के करीब 5000 डेटा पॉइंट्स उन लोगों के पास है। 5000 डेटा पॉइंट्स कहने का अर्थ है, जैसे मैं गुरु प्रकाश, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं खाने में क्या पसंद करता हूँ, मैं किस विश्वविद्यालय में जाता हूँ, तो किस प्रकार आप लोगों के ओपिनियंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार आप लोगों के चॉइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आज की तारीख में ये संभव है। और सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द ग्रेट हैक। ये अमेरिकी राजनीति पर आधारित है और किस प्रकार पिछले चुनाव में और उससे पहले के चुनाव में और आने वाले चुनावों में भी सोशल मीडिया का उपयोग या सोशल मीडिया का हस्तक्षेप सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं उन सब के राजनीति में होने वाला है। तो किस प्रकार इसको रेगुलेट करना है, किस प्रकार इसको नियंत्रित करना है, ये एक आज चिंतन का विषय है। और इस पे संपूर्ण विश्व का सभ्य समाज, जो भी चिंतक विचारक लोग हैं, जो भी शोधार्थी इसमें काम कर रहे हैं, वो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, वो चाहे राइट टू प्राइवेसी के एक्टिविस्ट हों, वो सब इस दिशा में चिंता कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, जैसे कि हर एक शताब्दी का अपना एक एवरी जनरेशन इज नोन बाय ए रेवोल्यूशन, हर एक पीढ़ी की अपनी एक क्रांति होती है। तो हमारी पीढ़ी की अगर कोई क्रांति है तो फिर ये एक सोशल मीडिया या इंटरनेट पेनिट्रेशन की क्रांति है। हमारी जो हमसे पहले जो पीढ़ियाँ रही, उनका आप देखें तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में स्टीम इंजन का इन्वेंशन होता है और उससे किस प्रकार मूवमेंट हुआ, उससे किस प्रकार मशीनों का आविष्कार हुआ और उसने बिल्कुल दुनिया में जो बैलेंस ऑफ पावर था उसको पलट के रख दिया। उससे पहले थोड़ा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस की बात आती है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों ने सोचना शुरू किया, एक रेनेसा का समय आया। तो उसी प्रकार सोशल मीडिया या फिर कहिए डिजिटल मीडिया की एक क्रांति है जिस दौर में हम आप जी रहे हैं। तो पहला हो गया आपका प्रिंटिंग प्रेस का रेवोल्यूशन, जिसको अक्सर 1600-1700 के समय रेनेसा का नाम दिया जाता है, पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है। जैसे कि पाश्चात्य सभ्यताओं में ऐसा कहा गया था कि अब कोपरनिकस का ही एक उदाहरण आता है दिमाग में कि वर्ल्ड इज फ्लैट, अब पूरी दुनिया जो है वो गोल नहीं है, वो समतल है। अब इसको चुनौती दी गई उस समय चर्च का शासन था और कोपरनिकस की बहुत भर्त्सना हुई कि भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो रेनेसा की बात हुई, लोगों में ज्ञान का, लोगों की वैचारिक शक्ति, लोगों में विवेक की क्षमता जो विकसित हुई, वो 16वीं-17वीं शताब्दी के बीच में हुई और लोगों ने इस प्रकार साइंटिफिक थिंकिंग की शुरुआत कर दी। तो ये 16वीं-17वीं शताब्दी की बात थी। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाइए तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी क्रांति रही वो औद्योगिक क्रांति रही, दैट वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसमें आप देखिए स्टीम इंजन का प्रमुखता से उपयोग होता है। और स्टीम इंजन के आने के बाद किस प्रकार एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो वेस्ट के पास टिल्ट हो जाता है कि जिसके पास भी मूवमेंट की क्षमता है, जिसके पास भी मूवमेंट की शक्ति है, वही आने वाले समय में एक प्रकार से विश्व पे राज करेगा या वैश्विक व्यवस्था पे एक अपना गहरा प्रभाव छोड़ेगा। तो और वर्तमान में तीसरी क्रांति जिसको अब हम लोग आज की तारीख में देख रहे हैं वो डिजिटल मीडिया क्रांति है, या इसको कहिए कि एक इंटरनेट की क्रांति है। इसलिए आपको, हमको, हम सभी को ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो दिन नहीं रहा कि भाई नहीं हम नहीं है सोशल मीडिया पे, आपको रहना रहिए, इससे अब बात नहीं बनेगी। सोशल मीडिया एक रियलिटी है और हम सब के पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट रेवोल्यूशन आने के बाद आम जनता के हाथ में ये चॉइस आ गया है कि भाई किसी प्रकार की कोई जानकारी हमें मिलती है तो उसका हम सदुपयोग कैसे करें, या फिर बहुत सारे असामाजिक तत्व भी आते हैं जो कहते हैं कि भाई इसका दुरुपयोग किया जाए। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगा भी। जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस चल रहा है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाखों की संख्या में देश भर से जो अपने प्रवासी श्रमिक भाई और बहन हैं, वो देश भर से बिहार की तरफ लौट रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोगों ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर अपने घरों की ओर लौटेंगे। मतलब अपने आप में ये भी एक बहुत विचार करने वाली बात है कि लोगों की क्षमता देखिए, आप लोगों की शक्ति देखिए।
मैं उन सभी प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों को नमन करता हूँ, मैं झुककर प्रणाम करता हूँ कि भाई आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों की क्षमता है, आप लोगों ने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खड़ा किया है और आज दुर्भाग्यवश आपको अपने घरों की ओर पैदल लौटना पड़ रहा है। इस चीज़ को हम भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे और आप सबको हम नमन करेंगे कि आप लोग अपने घर की तरफ लौटे हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जिस प्रकार सरकारों ने भी व्यवस्था की, सरकार ने आने वाले समय में क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की, फिर ट्रेनों की व्यवस्था भी अब कर दी गई है, स्थानों पे भोजन की भी व्यवस्था हो रही है। तो मैं अपना उदाहरण एक आपसे शेयर करना चाहता था कि सोशल मीडिया ने किस प्रकार हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया। कुछ मित्र जो बिहार से संबंधित थे, हम लोगों ने एक मगध मित्र नाम का ट्विटर हैंडल का शुरुआत किया, क्योंकि हमारे पास सूचना आ रही थी। पहले तो फ़ोन के माध्यम से ऐसी सूचना आ रही थी कि हम लोग फलाने स्थान पे स्टक हैं, फंसे हुए हैं और हमें कुछ राशन की व्यवस्था कर दीजिए, हमारी कुछ भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। चूँकि हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, हम लोग सक्रिय हैं, हम लोग अपने संगठन से संबंधित कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा अगर आता है मन में विचार तो तुरंत मन में ऐसा जज्बा रहता है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सहायता पहुंचाई जा सके। तो शुरू में तो फ़ोन के माध्यम से हम लोगों ने किया, बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि एक ट्विटर हैंडल की शुरुआत की जाए। और मगध मित्र आज भी ट्विटर पे अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑफ बिहार, बिहार बंधु या मगध मित्र के नाम पे बहुत सारे ऐसे ट्विटर पे प्रयास चल रहे हैं जिससे हम लोग अपने प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों को सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हैं और कार्यरत रहते हैं। तो एक एक हमारे पास रिक्वेस्ट आया एर्नाकुलम केरला से कि अब एर्नाकुलम केरला में हमारे कुछ बिहार के बंधु फंसे हुए थे। उनने कहा कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं और अगर कुछ राशन की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। तो एर्नाकुलम केरल में जो हमारे मित्र थे सोशल मीडिया पे, हमने उनको टैग किया और उनके टैग करने से उनको ये सूचना मिली और तुरंत उन्होंने ऐसा सुनिश्चित किया कि जहाँ भी अपने प्रवासी श्रमिक भाई और बहन फंसे हुए हैं उनको जो वहाँ के नज़दीकी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है वहाँ से उनको कनेक्ट किया जाए और उनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। ये केरल का उदाहरण है। उसी प्रकार तमिलनाडु में हम लोगों ने देखा कि सेलम में, चेन्नई में, त्रिची में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, क्योंकि प्रवासी मैक्सिमम जो हैं वो बिहार से ही आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए एक हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती थी, हमारा एक दायित्व था उन हर प्रवासी श्रमिक भाई और बहन के प्रति। तो ये मेरा अनुभव आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से तमिलनाडु के मित्रों से संपर्क किया, उनको कहा, उनको टैग किया और तुरंत उन्होंने जाकर के एक अलग प्रकार का जज्बा युवाओं में देखने को मिला। वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, लोग बढ़ चढ़कर सामने आए हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए और जहाँ भी श्रमिक बंधु फंसे हुए थे उन तक ये हम लोगों ने ये सहायता पहुँचाने का काम किया। और इनफैक्ट कल ही परसों हम लोगों ने देखा तो लगभग मित्रों 10,000 परिवार और 25,000 लोगों तक हम लोग ये सहायता पहुँचाने में सफल रहे हैं। अब मैं कल्पना करता हूँ कि यदि सोशल मीडिया ना होता तो क्या हम लोग ये कर पाने में सफल हो पाते या नहीं हो पाते। तो इसलिए मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि भाई मैं तो बड़ा आभारी हूँ इस पूरी की पूरी सोशल मीडिया व्यवस्था का कि उसकी वजह से ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी हम लोग कल्पना कर पाएँ और इसके लिए हम लोगों ने इस दिशा में आगे काम भी किया। तो जैसा मैंने कहा कि आज शक्ति आम जनता के हाथों में है। अब आपके पास अपना विवेक इस्तेमाल करके आप उस जानकारी का, आप उस सूचना का सदुपयोग करना चाहते हैं या किसी असामाजिक तत्व के हाथ में वो सूचना आ गई तो किस प्रकार उसका दुरुपयोग हो, तो उसका भी रेगुलेशन हमें करना चाहिए। बट मूल बात यह है कि शक्ति आम जनता के हाथ में है। एक प्रकार से डेमोक्रेसी का पेनिट्रेशन इसको ही कहते हैं। आपने फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको जब भी कुछ मन में विचार आता है आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है मेरे हिसाब से। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लिखने की शुरुआत सोशल मीडिया पे ही की। 2010-11 में मैं फेसबुक पे, खासकर कि एक फेसबुक नोट की व्यवस्था होती थी। उस नोट पे आप 400-500 शब्दों में अपने आर्टिकल प्रकट कर सकते थे, अपने विचार प्रकट कर सकते थे। तो हमने शुरुआत तो उससे की और आज की तारीख में नेशनल, इंटरनेशनल पोर्टल्स, पब्लिकेशंस पे मेरे 100 से अधिक आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। तो किस प्रकार आपकी व्यक्तिगत रचनात्मकता को, आपका जो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है उसको भी एक्सप्रेस करने का, उसको स्क्रूटनाइज करने का सोशल मीडिया आपको एक अवसर देता है।
सोशल मीडिया ने पूरे के पूरे डिस्कोर्स को, पूरे के पूरे संवाद को, पूरे विमर्श को समतल कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति ये शिकायत नहीं कर सकता है कि भाई मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मैं बम्बई नहीं जा सकता, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं जा सकता, मुझे कुछ म्यूज़िकल हुनर है मेरे पास, तो फिर उसके लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा, कोई स्टेज चाहिए, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया है आजकल। आप फेसबुक लाइव करिए, जैसे कि फेसबुक लाइव अभी हो रहा है। आप यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस का वीडियो, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग ने अपार सफलता पाई है अपने विचारों को प्रकट करके, अपने आर्ट को एक्सप्रेस करके। इसीलिए अब इस प्रकार से अब आपको ये कहना कि मजबूरियां हैं, इसको मैं गलत मानता हूँ। सोशल मीडिया ने ये डिस्कोर्स को डेमोक्रेटाइज किया है, हमारे संवाद को, हमारे विमर्श को एक प्रकार से एक समान स्तर पे लेकर के आए हैं, जब हम सभी के पास एक समान अवसर है कुछ कर दिखाने का। तो मित्रों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कम से कम अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग 2002 में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म आया था सोशल मीडिया का, फ्रेंडस्टर करके। तो अक्सर आप शोध करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जहां आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे। फिर उसके बाद ऑर्कुट और माई स्पेस, लेकिन 2004 में कुछ समय के लिए फेसबुक आया। बट 2004 के बाद धीरे 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 जिस प्रकार फेसबुक का विचार बढ़ा, वो काबिल तारीफ बात है। क्योंकि आज की तारीख में फेसबुक में जितने लोग हैं, मैंने जैसा पहले भी अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि कई देशों में इतनी जनसंख्या नहीं है जितने सब्सक्रिप्शन जो हैं वो फेसबुक के पास है, फेसबुक के जितने मेंबर्स हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है फ्रेंडस्टर से, फिर माई स्पेस पे, फिर ऑर्कुट पे, फिर फेसबुक है, वर्तमान में ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज के तारीख में अवेलेबल हैं जहां आपके पास बातों को रखने का कोई बड़ा मंच मिलेगा, कोई बड़ा स्टेज मिलेगा, तभी हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, तभी अपने विचारों को प्रकट करेंगे। इस सोच से अब आगे बढ़ना चाहिए। अब हम सबके पास ऐसा अवसर है, हम सबके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारा स्मार्टफोन है। अब उंगलियों की शक्ति पे पूरे विश्व की जानकारियाँ उपलब्ध है। पहले आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े अखबार, जैसे मैं पटना में रहता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, बहुत सारे राष्ट्रीय अखबार यहाँ एक दिन विलंब से आते थे। बट आज की डेट में ई पेपर का मामला है। सिर्फ देश के ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विदेशी अखबार भी, वॉशिंगटन पोस्ट कहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स कहिए, इकोनॉमिक टाइम्स कहिए, जितने भी आपके वेस्ट के न्यूज़पेपर्स हों, जो अच्छे न्यूज़पेपर हों, अच्छे जर्नल्स हों, उन सब का एक्सेस आज की तारीख में आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो शोध करने का जो लाइब्रेरी है वो आपके पास है। और जर्नल्स भी आप देखिए, आजकल ओपन सोर्स का भी एक डिबेट चल रहा है कि जितने भी काम हुए हैं उन सबको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों को उपलब्ध कराइए। अब उसमें पेटेंट और कॉपीराइट का भी मामला है, बट मोर और लेस जो डिबेट है वो उस तरफ हेविली साइडेड है कि भाई सब जानकारियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। बट फाइनली डिस्क्रिशन तो ऑथर भी लाई करेगा। बट आने वाले समय में मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ कि जो भी जानकारियाँ हैं, अगर आप में थोड़ी बहुत भी श्रद्धा से आप ऐसा प्रयास करें कि आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कुछ रिसर्च करना है अपने आर्टिकल लिखने के लिए, या पुस्तक ही लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। आज कोई भी ऐसा कंस्ट्रेंट आपके सामने हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपके ऊपर है, और माध्यम को दोष देना मैं उचित नहीं मानता हूँ कि भाई सोशल मीडिया तो माध्यम है। कोई भी माध्यम अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है, इसका प्रयोग करने वाले लोग भले ही अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अब हेट क्राइम्स की बात है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि भाई नेशनल न्यूज़ में जो इंस्टाग्राम का वो बॉयज़ लॉकर रूम का भी चैट था कि किस प्रकार जेंडर कॉमोडिफिकेशन हो रहा है, लड़कियों को लेकर के अपने विचार प्रकट करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि भाई इनका रेगुलेशन कैसे हो। अब ये चुनौतियां तो हमारे सामने हैं, अब इन चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे। और यही नहीं, मतलब जेंडर कॉमोडिफिकेशन के अलावा बहुत सारे ऐसे फॉल्ट लाइन्स हैं। अब कम्युनल फॉल्ट लाइन है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ भी आपको अपने विचार रखने से पहले आपको विचार करना चाहिए, किसी जाति विशेष के खिलाफ भी आपको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो आप, बहुत बड़ा चुनौती है हम लोग के सामने कि आप अब्यूजिव लोगों को कैसे नियंत्रित करें। तो जिस प्रकार अब जैसा कि अपने बहुत बड़े विचारक और चिंतक ऐसा कहते हैं कि जो लॉ, जो भी रेगुलेशन
सोशल मीडिया के बाहर ऑफलाइन फॉलो होता है। जैसे जो भी हरासमेंट का लॉ है, अब अगर व्यक्ति हरासमेंट, वर्बल हरासमेंट करता है ऑफलाइन, तो उसके लिए जो सज़ा इंडियन पीनल कोड में है, उसी प्रकार की सज़ा सोशल मीडिया पर हरासमेंट करने वाले लोगों पर भी लागू होनी चाहिए। ऐसी एक चर्चा चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए हर व्यक्ति समान है। हमारे प्रियम्बल में ये बात कही गई है कि इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी वन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबके पास ऐसा समान अवसर है। किसी भी नागरिक के पास कोई हायर पेडिस्टल पे नहीं है, कोई भी लोअर पेडिस्टल पे नहीं है। तो मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि अपने लोकतंत्र में 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। अब प्रेस को देखिए आप, प्रेस का लोकतांत्रिकरण कैसे हुआ है। अब प्रेस में सोशल मीडिया का क्या भूमिका है, क्योंकि अब प्रेस को लेकर के भी लोग कई प्रकार के संदेह अपने मन में लेकर के आते हैं कि भाई ये तो इनका, ये इस विचार से बायस्ड हैं, ये उस विचार से बायस्ड हैं। इसीलिए सोशल मीडिया ने इन सब का लोकतांत्रिकरण कर दिया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा मेरा मानना है। और वर्तमान समय में हम देखें तो सोशल मीडिया का वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समस्त योजनाओं एवं एक दूसरे के विचारों को आसानी से जन जन तक मिनटों में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सभी प्रकार के विकास में सोशल मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये बढ़ती ही जा रही है। अब थोड़ा हम लोग इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशन देखें तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 है, वो ऐसा कहता है कि इसके तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और अपने भावों और विचार करने का अधिकार सभी को है, और अपने विचारों को प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। एक समय था जब लोग किसी भी तरह सूचना या जानकारी के लिए सिर्फ पत्रिकाओं या सरकारी एजेंसियों पर निर्भर रहा करते थे, टीवी चैनल, और बिल्कुल आपने देखा कि भाई हमारे से प्रीवियस जनरेशन के लोगों ने एक प्रकार से बीबीसी रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था कि भाई आपको जानकारी चाहिए तो फिर आपको बीबीसी रेडियो पे ही जाना पड़ेगा, और वो वैश्विक न्यूज़ आपको देते थे कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। जो भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, जो भी फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा है, अब जैसे प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम पे संदेश होता है तो वो इजीली अवेलेबल है आपके पास। तो टीवी का ना होना, रेडियो का ना होना, अब ये सब निरर्थक हो गया है। आपके पास स्मार्टफोन है तो हर प्रकार की जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। अब सोशल मीडिया में, जैसे मैंने अभी अपने प्रेजेंटेशन में जिक्र भी किया, कि किन प्रकार की संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जाति संबंधित संवेदनशीलता है, धर्म संबंधित संवेदनशीलता है, क्योंकि बहुत सारे हेट क्राइम्स का भी सामना हम लोगों ने देखा है कि अभी आजकल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विचार करते हुए क्या कहा है, मैं आपसे एक बार वो डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 66A पे अपनी टिप्पणी दी है, और बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो प्रशासन के पास इसको मिसयूज करने का लेगरूम ना हो, इसको मिसयूज प्रशासन ना करे, और एक प्रकार से किसी अपने राजनीतिक रूप से जो आपके विरोधी विचार के लोग हैं, उनको आप इसका शिकार ना बनाएं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी विचार किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर देना चाहिए जिस पर अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। अब सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत बताते हुए, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन है वो आधारभूत है, वो बहुत ही बेसिक है, और उसको कोई भी शासन, कोई भी सरकार उसको छीन नहीं सकता है। तो उसको आधारभूत बताते हुए न्यायमूर्ति जस्टिस चलमेश्वर और न्यायमूर्ति नरिमन की पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, सेक्शन 66A से लोगों को जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। यानी जब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले लोग अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे। और यह भी कहा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोपी किसी व्यक्ति को पुलिस आईजी या डीसीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति हासिल किए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो
पहले बहुत इसका मिसयूज़ हो रहा था और लोगों ने देखा कि भाई अपने जो ऑपोजिशन के लोग हैं, जो अपने विपक्ष के लोग हैं, आप इसको अपने खिलाफ यूज़ करिए और उनको अपनी गिरफ्त में ले लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट, मैं सलाम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, जब उन्होंने कहा कि भाई पुलिस प्रशासन के पास या सरकारी महकमे के पास ऐसा किसी प्रकार का कोई पावर ना हो जिन्हें आप मिसयूज़ करें और आम नागरिक के अधिकारों पे आप ऐसे आक्रमण करें। तो ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें जो मैंने कहा आपको नेटफ्लिक्स पे, द ग्रेट हैक, और दूसरा इस 66A का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 66A के मिसयूज़ के लिए बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा था, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि आपके विचार जो भी दल सत्ता में है उससे मेल नहीं खाते हैं। तो हमारे लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही इमेच्योर है। हमारा लोकतंत्र एक मैच्योर फेज में जा चुका है। अब 70 साल हो चुके हैं, 7 दशक हो चुके हैं हमारे लोकतंत्र को। तो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ फेज ऑफ अ मोर मैच्योर डेमोक्रेसी वेयर आर इलेक्टरेट आर more thoughtful and they form their opinions on the basis of information and data that is available. That is why it's very very important that the rights of the rights of the individuals are protected at all cost. तो सोशल मीडिया की भूमिका अपने समाज में ऐसी है कि एक प्रकार से अगर आप मुझे सम अप करने को कहें तो फिर अभी भी बैलेंस एक क्रिएट होना बाकी है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपना उदाहरण दिया आपको कि मेरी व्यक्तिगत रचनात्मकता में सोशल मीडिया की बहुत भूमिका रही, और हम लोगों ने कुछ मित्रों के साथ मिलकर के जो मगध मित्र या बिहार बंधु का ट्विटर हैंडल बनाया, उससे भी बहुत बड़ा लाभ हुआ और उससे बड़ी संख्या में हम लोग लोगों की सहायता कर पाएँ। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते हैं, और बहुत, जैसे बॉयज़ लॉकर रूम की बात हुई, और मिडल ईस्ट में देखिए जो इजराइल पैलेस्टीन का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पैलेस्टीन में भी ऐसे बहुत सारे टेरर ग्रुप्स हैं, गाज़ा के जो संबंधित टेरर ग्रुप्स हैं वो भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। और आजकल तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है कि अब जैसे कोरोना की अभी हम लोग महामारी झेल रहे हैं, और उसमें चीन की भूमिका कितनी है। अब चीन को या चीन के खिलाफ प्रोपोगंडा कहिए कि, या चीन किसी दूसरे देश के खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा करे कि नहीं हम नहीं हैं, हमारे यहाँ कुछ अफ्रीकी मूल के लोग थे उनकी वजह से कोरोना आया है। अब अमेरिका का दूसरा प्रोपोगंडा है। तो सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोपोगंडा, सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म टू फर्दर योर एजेंडा, इनकी चुनौतियाँ अभी है, बट इसका रेगुलेशन कैसे हो। अब एक मैंने उदाहरण आपको दिया सेक्शन 66A का, तो 66A तो चलो एक उसका एक आप कहिए कि शुरुआत है, बट रेगुलेशन के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि भारत सरकार ने भी ऐसा तय किया है कि डिजिटल इंडिया के तहत देश में जितने भी गांव हैं उन सबको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा। हम सभी के पास स्मार्टफोन होगा, हम सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस होगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मित्रों, आजकल तो राइट टू डेटा, राइट टू हैव इंटरनेट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब जैसे हमें जीने का अधिकार है, जैसे हमें अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमें अपने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का अधिकार है, उसी प्रकार बहुत सारे देशों में ऐसा मुहिम चल रहा है और बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी है कि फ्रीडम या राइट टू डेटा, राइट टू हैव इंटरनेट कनेक्शन इज मैंडेटरी। तो इसी प्रकार आने वाले समय में इंटरनेट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी, सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। व्हाट वी हैव टू डू टुगेदर, हम लोगों को साथ में बैठ करके तय करना होगा, एक विमर्श के माध्यम से एक संवाद स्थापित करना होगा कि अगर रेगुलेट करना है तो रेगुलेट कैसे करना है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ रुकती है। हमारे संविधान में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, बट उसमें भी आप देखिए कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 66A के माध्यम से अगर आप कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उसके तहत जो प्रशासन ने प्रयास किया, प्रशासन ने लोगों को जेल में भेजा तो वो उसको अमानवीय करार दिया। बट इसी प्रकार एक वृहद, एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल मीडिया रेगुलेशन की आज ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं अनडाउटेडली, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं
कि अब किसी के खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा करना, किसी धर्म के खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा करना, किसी जाति विशेष के खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा करना, देखिए आपको अपना मत रखने का अधिकार है, आपको अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, लेकिन आपके ओपिनियन रखने के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति की भावना आहत होती है तो ये किस हद तक स्वीकार्य होगा, इस प्रश्न से अभी हम लोग सामना कर रहे हैं कि वो सभ्य समाज को, सभी स्तंभों को आगे आना होगा, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सभ्य समाज हो, समाज में भी इस प्रकार का संवाद, समाज में इस प्रकार का विमर्श हो कि एक, कहिए कि एक थर्ड वे कहाँ से निकले, एक मिडिल पार्ट कहाँ से निकले, जब एक रेगुलेशन की भी बात हो, लेकिन उस रेगुलेशन के माध्यम से जो आपका फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो उस पर भी आक्रमण ना हो। आप अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचार प्रकट करने के दौरान किसी व्यक्ति की, किसी समाज की आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसकी भावना आहत ना हो। इसी के साथ मित्रों, मुझे लगता है कि आप भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग आवेश में, अक्सर हम लोगों को देखना है कि भाई कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हमारे मन में ऐसा विचार आया, अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया, अरे मैं उसकी ओपिनियन से सहमत नहीं हूँ, तो आप अपनी असहमति जताइए, लेकिन एक सिविक तरीका होता है, एक अपना डिसएग्रीमेंट का भी तरीका होता है। और सोशल मीडिया पे ही नहीं, ऑफलाइन कॉन्वर्जेशंस में भी अक्सर ऐसा है कि भाई डिबेट का जो कल्चर है, क्योंकि ये देश तो डिबेट यहाँ पे तो शुरुआत से होते आया है, और जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण अपने धर्मशास्त्र का है, जब आदि शंकराचार्य जी और बिहार की भूमि पे आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्रा का जो डिबेट है, वो आज तक हम लोग कोट करते हैं कि ये डिबेट का जो कल्चर है, ये जो संवाद का कल्चर है, विवाद नहीं संवाद कैसे हो। विवाद के तो बहुत कारण हैं, विवाद के बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स है, जाति के नाम पे विवाद हो सकता है, धर्म के नाम पे विवाद हो सकता है, वैचारिक भिन्नता के नाम पे विवाद हो सकता है, तो विवाद नहीं संवाद हो। सोशल मीडिया एक संवाद का माध्यम कैसे हो, सोशल मीडिया एक डायलॉग और डिबेट का माध्यम कैसे हो, और ऑफलाइन भी हम लोग ऐसा प्रयास करें। लेट अस अग्री टू डिसअग्री, हम लोग इस प्रकार की ऐसी सहमति बनाए कि असहमति है, मतभेद है, लेकिन मनभेद ना हो, इस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। और सभ्य समाज वही होता है जहाँ पे आप ओपनली आप लोगों से डिसएग्री कर सकते हैं, बट मित्रता भी ऐसी है। तो ये भाव जो है, ये भाव हमारी संस्कृति में, हमारे परंपरा में शुरू से रहा है, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, चूंकि हम लोग सब अब खास करके आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि मैं शिक्षक हूँ, मुझे किसी प्रकार का कंटेंट अपलोड करना होता है, कोई लेक्चर मुझे देना होता है, तो मैं तो सोशल मीडिया का सदुपयोग कर ही रहा हूँ। तो सोशल मीडिया को हटाने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, लेकिन एक विधिवत व्यवस्था कैसे हो, एक सुरक्षित दायरे में इसको कैसे रखें, ताकि किसी व्यक्ति की, किसी समूह की, किसी धर्म के को फॉलो करने वाले लोगों की भावना आहत ना हो, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। और ये तो अपना ये विषय है कि भाई रेगुलेशन का, बट दूसरा व्यक्तिगत तौर पे भी ये सामने आया है कि भाई मेंटल हेल्थ का भी एक मानसिक स्थिति भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे दोनों रास्ते खुलते हैं, आप सोशल भी हो सकते हैं और ए सोशल भी हो सकते हैं, कि भाई सामाजिक होना ठीक है, लेकिन अब समाज से एक प्रकार का जो विघटन ना हो, समाज से किसी प्रकार का द्वेष भाव ना आए, और आपकी अब मन में आकांक्षा का होना स्वाभाविक है, मन में इच्छाओं का होना स्वाभाविक है, लेकिन अब दूसरों के विचारों से कितना प्रभावित होना, उस विचारों को, जैसे अब कोई व्यक्ति है वो अपने पोस्ट्स को एक आजकल जैसे कि कंज्यूमरिज्म का समय चल रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत सारे लोग गाड़ियाँ, घर ऐसे लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, बट अब ये तो समाज का अपना एक विषय है कि भाई अब कंज्यूमरिज्म तो एक समस्या है, भोगवाद एक समस्या है, बाजारवाद एक समस्या है, और ये हम लोगों ने देखा भी है अभी कि किस प्रकार बाजार समाज पे हावी हो गया है। ये जो कोरोना की महामारी का एक प्रमुख कारण है, उसका कारण यही है कि भाई मार्केट फोर्सेस हावी हो गए, कंज्यूमरिज्म, लोगों ने इतना ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया,
और इससे द्वेष भाव का भी एक प्रकार का, सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति डालता है तो उससे मन में ऐसा भाव आता है। तो इस पर तो एक लंबी चर्चा की आवश्यकता है और एक लंबा सेशन इस पे होना चाहिए। लेकिन जो मोरलेस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट है, इस पे हम लोगों को और डिबेट करना चाहिए। तो मैंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण आप लोगों से शेयर किया कि किस प्रकार मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुआ हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी हैं इस प्लेटफॉर्म को अपने लाभ के लिए, अपने नॉलेज एनहांसमेंट के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बट मेरे लिए, जैसा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में भी कहा, कि एक सौभाग्य का विषय था कि आज आप लोगों के बीच में आया और इस विषय पे, एक संवेदनशील विषय पे अपनी बात रखने का मौका मिला। और आपके जो भी प्रश्न, एक प्रश्न भी आया है कि क्या हम युवा को पंचायत स्तर पर फेसबुक से लाइव आना चाहिए, अपने समाज की जो समस्या है उसे रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। हरिप्रकाश जी दरभंगा के रहने वाले हैं, उत्तर बिहार में, और हमारा भी गृह जिला वही है। तो बिल्कुल रखना चाहिए। आपका प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है कि अब जो भी पंचायत से संबंधित समस्या है, अब 73rd और 74th अमेंडमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी कि भाई डीप डाउन डेमोक्रेसी, पेनिट्रेटिव डेमोक्रेसी कैसे हो, तो पंचायत के लेवल तक में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाई लोग अपने बातों को, लोग अपनी ग्रीवांसेस को रख सकें। और ग्राम सभा की व्यवस्था है, पंचायत की व्यवस्था है। तो आप लोग भी बिल्कुल, आपके जैसे यंगस्टर्स हैं और आपको लगता है कि आपके लोकल एरिया में, आपके स्थानीय क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। आपको बिल्कुल अपनी बातों को आगे रखना चाहिए। और इसमें अब पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, तो किसी प्रकार का भी आपके मन में कोई वो भाव नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब क्या है? सोशल मीडिया का मतलब है कि भाई अपना ग्रीवांस आपने रख दिया, उस ग्रीवांस को लोगों ने शेयर किया कि नहीं किया आपसे। मित्रों ध्यान रखिए, आज जैसा मैंने कहा कि आप लोगों के इन उंगलियों में बहुत शक्ति है। इस उंगलियों से आप नैरेटिव बना सकते हैं, आप नैरेटिव बिगाड़ सकते हैं, और इसका सदुपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी भी मन में, मतलब जैसा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अपने केस में भी मैं आप सबको सुझाव दूंगा कि कुछ अग्रेसिव ट्वीट करने का मन होता है या कुछ अग्रेसिव फेसबुक पे लिखने का मन होता है, तो मैं थोड़ा 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या ये ट्वीट करने के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, फेसबुक पे ये डालने के प्रभाव क्या होंगे, फेसबुक पे ये मैसेज लिखने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसका प्रैक्टिशनर हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि ये डालने से किसी की भावना तो आहत नहीं होगी ना, ये डालने से किसी धर्म या जाति या किसी समूह की भावना तो आहत नहीं होगी ना। एक तरीका ये है कि भाई 30 सेकंड का, बहुत ज़्यादा नहीं, आप सब एक 30 सेकंड का ब्रेक लें, और उससे बहुत सारी अनहोनियाँ टल सकती हैं। बहुत सारे लोग जिनकी भावनाओं को आप अनइंटेंशनली भी आहत कर सकते हैं उस मैसेज से, तो नहीं कर पाएंगे आप उसका स्वयं आकलन करें। दूसरा तरीका मैंने देखा है, कई मित्र जो हैं वो किसी प्रकार का भी पोस्ट लिखने से पहले एक प्रकार से अपने मित्रों से कंसल्ट करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा विषय आया है, क्या मुझे ये बात पोस्ट करनी चाहिए, क्या ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्या ये उचित रहेगा, इसके इम्प्लीकेशंस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो ये एक दो चीज़ है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे थोड़ा और सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक हथियार है आपके पास, और इसका आप सब सदुपयोग करें और एक सकारात्मक संदेश दें। खास करके अभी जब हमारा देश, पूरा विश्व एक प्रकार से कोरोना की महामारी से पीड़ित है, तो हम सब सोशल मीडिया में एक ऐसा करुणा का वातावरण बनाएं जिस करुणा से हम कोरोना को मात दे पाएं। प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, समाज के बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं, पॉलिटिकल क्लास के लोग लगे हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऐसे लोग लगे हैं। तो हम सबको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इस महामारी से हम लोग कैसे निपटे। एक और प्रश्न आया है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया का कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी होगा। अब देखिए, ये प्रिडिक्शन तो करना बहुत कठिन है, लेकिन अभी जो स्थिति है उससे देख के लग रहा है कि हर प्लेटफॉर्म इवॉल्व कर रहा है। अब फेसबुक ने जैसे देखा कि फेसबुक और व्हाट्सएप का मर्जर हो गया है, एक प्रकार से व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है फेसबुक ने, तो वो भी इवॉल्व कर रहा है। ट्विटर भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। ट्विटर पे पहले कैरेक्टर्स की सीमा कम थी, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बढ़ाया है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि हर प्लेटफॉर्म इवॉल्व करे। टिकटॉक पे आजकल हम लोग देख रहे हैं, टिकटॉक पे भी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, और खास करके हिंदी पट्टी के, मुझे मैं चूंकि स्वयं हिंदी पट्टी से आता हूँ, तो हिंदी पट्टी के अपने बहुत सारे जो युवा भाई बहन हैं उनको टिकटॉक पर देख करके बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ। बट ये कि भाई कंस्ट्रक्टिव, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड विचार नहीं, बिल्कुल आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड आप किस प्रकार का सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। मास्क पहनना का जैसे है कि भैया मास्क का कैंपेन क्या हम लोग सोशल मीडिया पे शुरू कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, एक प्रकार की शारीरिक दूरी का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंस नहीं फिजिकल डिस्टेंस का एक अब लोगों में ये चर्चा चल रही है कि भाई 6 फीट की दूरी होनी चाहिए या 10 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो ऐसे सकारात्मक मैसेजेस को हम लोग किस प्रकार अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे इन सबको शेयर करें। मतलब मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि हमें मास्क का उपयोग करना कितना अनिवार्य है, हाथ धोना कितना अनिवार्य है, सैनिटाइजर का उपयोग करना कितना अनिवार्य है, शारीरिक दूरी का पालन करना कितना अनिवार्य है। तो अगर ऐसा करने से माध्यम से अगर 1 2 3 लोगों तक भी आपकी ये बात पहुंच जाती है तो मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आपके हाथों में ये शक्ति है मित्रों, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ये मतलब दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर नेशन, दैट वी मल्टीप्लाई दीज मैसेजेस, वी शेयर दीज मैसेजेस टू। मेरे ही फेसबुक पे 5,000 से अधिक लोग हैं, मगर ऐसा मैं सूचना डालूं तो कुछ नहीं तो कम से कम 500 600 लोगों तक तो ऐसी सूचना जाएगी। ट्विटर पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, तो ट्विटर पे अगर मैं ऐसी सूचना लगातार दे रहा हूं तो कुछ लोग तो इस सूचना को एब्जॉर्ब करेंगे ही। तो इसीलिए अब कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा वो भविष्य में सब इवॉल्व करेंगे और सबकी मेंबरशिप और सबका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। ये डिसाइसिव रूप से कह पाना कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। एक और विचार आया है कि धर्म जाति में फैली बुराइयों के बारे में चर्चा होना चाहिए, चर्चा की भाषा मर्यादित हो। बिल्कुल भावेश श्रीवास्तव जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। चर्चा ही तो, संवाद ही तो संविधान का अंश है कि भाई संवाद नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा अपने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बहुत बड़े नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी कहा करते थे कि डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर असहमति है, असहमति और संवाद ही लोकतंत्र की नींव है। बिल्कुल जो भी समस्याएं आज की तारीख में समाज में हो, या वो जाति से संबंधित हो या वो धर्म से संबंधित हो, इस पर खुले रूप में चर्चा होनी चाहिए और इस चर्चा का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन चर्चा हमेशा मर्यादित भाषा में हो। वो या तो ऑफलाइन किसी फोरम पे हो रहा हो या ऑनलाइन किसी डिस्कशन में हो रहा हो, हमें उन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब उन मर्यादाओं की सीमा कौन तय करेगा, इन सब विषयों पर अभी थोड़ा हमें चर्चा करना चाहिए कि भाई कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति कभी भी उसको ऑफेंसिव ले सकता है, कोई भी व्यक्ति उससे इमोशनली हर्ट हो सकता है। तो ये हमें सोचना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपसे कहा भी कि भाई हमारा देश संवाद का देश रहा है, हमारा देश एक प्रकार से विमर्श की परंपरा हमारे यहाँ रही है, और आज से नहीं आदिकाल से रही है, शंकराचार्य जी के समय से रही है। आप सबको मैं ये एडवाइस करूंगा कि अभी चूंकि समय है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखें। हर एक प्रावधान जो कि हमारे संविधान में लिया गया है उसको कितना ज़्यादा डिबेट किया गया था, उसके पक्ष में लोगों ने बात कहें, उसके विपक्ष में लोगों ने बात कहें। तो डिबेट तो हमारे यहाँ बिल्कुल कल्चर है। डिबेट, चर्चा, एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, इससे कोई नहीं भाग पाया है और भागना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि भाई वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद ना हो इसकी चिंता हम सब करें तो अच्छा होगा। मित्रों, आप सभी से बात करके मैं बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ, और अगर सामने मिलने का अवसर मिला होता तो कुछ और ही बात रहती। सुयश त्यागी जिन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भाई इस विषय पे आपको अपनी बात रखनी है, तो चूंकि भोपाल की बात थी, विश्व संवाद केंद्र की बात थी, तो बिल्कुल मुझे रखना ही था, क्योंकि दोनों के लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है। और आगे भी जो भी विषय हो, सुयश हैं, अपने अन्य मित्र हैं विश्व संवाद केंद्र के, मैं उन सब के लिए बिल्कुल जब भी मैं भोपाल आऊँ तो मिलना चाहूँगा आप सभी मित्रों से इन पर्सन में, मुझे अच्छा लगेगा। और जितने भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को, इस फेसबुक लाइव को विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई समय निकाल करके आज आप लोग इस कार्यक्रम में आए और इन विचारों को आपने सुना।
आप सबका हृदय से धन्यवाद। और किसी प्रकार का आपको कोई भी संपर्क करना हो, कोई विचार हो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, या आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, आप कोई ऐसा पॉइंट मैंने बोला हो जिसको आपको लगता है कि जिसमें मुझे और शोध करना चाहिए और विवेचना करनी चाहिए, तो बिल्कुल यू कैन रीच आउट टू माय फेसबुक। मैं भी अपने फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर करूंगा, और गुरु प्रकाश के नाम पे हमारा फेसबुक अकाउंट है। आप सबका स्वागत है कि भाई जब भी संभव हो आप एक मैसेज उस पर ड्रॉप करें, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप सभी के प्रश्नों का, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है इस विषय से संबंधित, मैं उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा। पुनः इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन, मैं अपने विचारों को समाप्त करूंगा, और धन्यवाद करूंगा सुयश को और विश्व संवाद केंद्र भोपाल की पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सब अपना ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, सैनिटाइज़र को उपयोग करें, और मास्क लगाएं अगर बाहर जा रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।